गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है 8th चैप्टर। लास्ट चैप्टर है ये क्लास 7th की जो एनसीईआरटी का और मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, हम 18th सेंचुरी की जो है पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रीजनल पावर्स जो हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट क्लोजली इन मैप 1 and 2 एंड यू विल सी दैट समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। नोटिस करना है कि कैसे बाउंड्री जो मुगल एम्पायर की वो रीशेप हुई और एमर्ज हुई है कुछ इंडिपेंडेंट जो है रीजनल किंगडम्स। ठीक है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये तुम लोग देख रहे हो, ये है मुगल एम्पायर 17th। ठीक है, एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। ठीक है, अब ये देखो, ये है एम्पायर 17th सेंचुरी का, मिड 17th सेंचुरी का। यहाँ राजपूत है, यहाँ सिख, ये देख रहे हो अवध, बंगाल, ये नॉर्थन सरकार, ये हैदराबाद, ये मराठास, मैसूर। ठीक है, अब देखो देखो बाय 1765 क्या नोटिस करोगे कैसे एनादर पावर्स, हाउ एनादर पावर ब्रिटिश हैड सक्सेसफुल, ब्रिटिश से ग्रैब कर लिया मेजर चंक जो टेरिटरी का है ईस्टर्न इंडियाज का। बंगाल, बांग्लादेश है, बाकी चीज़ें हैं, और नॉर्थन सरकार का एरिया है। व्हाट मैप्स टेल्स अस द पॉलिटिकल कंडीशन जो है 18th सेंचुरी में जो है इंडिया चेंज हो रही थी क्वाइट ड्रामेटिकली विद इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। इस चैप्टर में हम लोग वी विल रीड अबाउट कि कैसे एमरजेंस हुआ है ये पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो सब कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, रफली 1707 जो डेथ है औरंगजेब की, और टिल थर्ड जो बैटल है पानीपत की जो 1761 में हुई, इसके बीच में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, ये पढ़ना, ये हम पढ़ते हैं। देखो, चैप्टर 4 में तुमने देखा कैसे मुगल एम्पायर रीच हुआ उसकी हाइट ऑफ सक्सेस पे, और कैसे स्टार्ट फेसिंग वेराइटीज ऑफ क्राइसिस। क्लोजिंग जो 17th सेंचुरी था उसके क्लोज में हमने बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो देखे। ठीक है, अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्या है, दीज वर काजेज, नंबर ऑफ फैक्टर थे। एक, औरंगजेब ने डिप्लीट कर दी थी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके, क्या उसके एम्पायर की जो लॉन्ग फाइट जो उसने दक्कन में शुरू की थी, है ना। और उसके सक्सेसर के जो है, अंडर ही सक्सेसर्स जो थे, जो एफिशिएंसी थी इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी ब्रोक डाउन हो गई थी, और इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर लेटर मुगल एम्पर टू कीप द चेक ऑफ द पावरफुल मनसबदार्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो भी कमज़ोर हो गई थी। अब जो मनसबदार इतने जो बढ़ गए थे इन नंबर्स में, उनकी भी जो है उनको कम, वो इतने पावरफुल हो गए थे, उनकी पावर को चेक करना भूल के। अब नोबल्स ने जो अपॉइंट किए थे जो गवर्नर, सूबेदार, जो कंट्रोल करने के लिए ऑफिस, रेवेन्यू, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी या फौजदारी थी एज वेल, तो ये सारे जो है इंडिविजुअली जो इंडिपेंडेंटली पावरफुल हो गए। और ये जो है ना, दिस गेव देम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर जो वास्ट रीजन पे थी। जब ये गवर्नर ने कंसोलिडेट किया और कंट्रोल किया ये प्रोविंसेस जैसे हैदराबाद, अवध है, ये तो एक पीरियोडिक रिमिशन आया रेवेन्यू में, कैपिटल टू द कैपिटल डिक्लाइन। जो पीजेंट्स और जिम्मेदार रेबेलियन हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में, नॉर्थ या वेस्टर्न पार्ट्स में इंडिया के, उसने मुगल पावर्स में जो है और जो है प्रॉब्लम्स पर आई। जो रिवोल्ट्स हो रहे थे वे कुछ कभी कभी कॉज इतना प्रेशर कर देते थे टैक्सेस पे, और वही दूसरे वक्त में जो अटैम्प्ट हुआ, बड़े बड़े चीफ्स जो थे वो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन जो है, जो इंडिपेंडेंट जो एरियाज वो कवर करते थे वहाँ इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। तो मुगल अथॉरिटी जो है चैलेंज हुई बहुत सारे रेबेलियस ग्रुप में पास्ट में भी, बट दीज ग्रुप वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थी ना उनको कैप्चर नहीं कर पाए और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। लेकिन मुगल एम्परर जो औरंगजेब के बाद आए ना, वो अनएबल टू अरेस्ट ये ग्रेजुअल जो शिफ्ट हो रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी का, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स और लोकल चीफ्स के या दूसरे ग्रुप्स के हाथ में, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस थी। अब देखो, जब इन द मिडस्ट ऑफ इकोनॉमिक और ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, तब रूलर ऑफ नादिर शाह जो है ईरान का, वो सैक और प्लंडर करता है दिल्ली 1799 में। कभी लोग ये भी बोलते हैं इट वाज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी। इसने जो है इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो दिल्ली से निकाल के ले गया। तो इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि प्लंडरिंग रेड जो अफगान रूलर्स जो है, अहमद शाह अब्दाली हो गया जो जिसने इन्वेड किया 5 बार इंडिया में 1748 से 1601 में, इसने फर्दर डिप्लीट की जो रिसोर्सेज थे किसके, मुगल डायनेस्टी के।
ऑलरेडी जो अंडर सीवियर प्रेशर पे थी सब साइड से, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो एम्पायर जो है फर्दर वीक हो गया और कंपटीशन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल में स्टार्ट हो गया। वो डिवाइड हो गए दो ग्रुप ऑफ फ्रिक्शंस में, एक ईरानियन एक तुरानीस। नोबल जो टर्किश डिसेंडेंट के थे उनको तुरानीस बोलते हैं, ठीक है, जो ईरानियन है उनके ईरान फॉर ए लॉन्ग टाइम। और लेटर मुगल एम्पायर जो है एक पपेट बन गया इन दोनों ग्रुप्स के हाथ में, दो जो पावरफुल ग्रुप थे। तो वर्स्ट जो पॉसिबल ह्यूमिलेशन वो आई जब दो एम्पर फारूक सियार और आलमगीर सेकंड जो है वो असैसिनेट कर दिए गए। एंड अदर टू जो अहमद शाह और थे और जो शाह आलम सेकंड थे वो ब्लाइंड हो गए, नोबल्स के एक पपेट उनके हैंड में पपेट बन के रह गए। तो मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन हुई। जो गवर्नर्स थे, लार्ज प्रोविंसेस के सूबेदार थे, ग्रेट जिम्मेदार थे, उन्होंने अपनी जो है अपनी अथॉरिटी कंसोलिडेट कर ली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद जो मेजर प्रोविंसेस है, ठीक है। इस तरीके से मुगल का डिक्लाइन हुआ। अब मुगल के डिक्लाइन के बाद हम पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट या फिर जो उनके बाकी थे रीजनल किंगडम्स, वहाँ में क्या हुआ। राजपूत, देखो बहुत सारे राजपूत किंग पर्टिकुलरली जो बिलोंग करते थे अंबर और जोधपुर में, जिन्होंने मुगल के साथ जो है डिस्टिंक्टिव जो सर्व किया मुगल विद डिस्टिंक्शन, है ना। इन एक्सचेंज वो परमिट किए गए थे कि वो अपनी ऑटोनॉमी और वतन जो जागीर है वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक कंसिडरेबल ऑटोनॉमी दी गई थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने रिलीजियस अफेयर को चलाने के लिए। लेकिन 18th सेंचुरी में द रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड अपना कंट्रोल, बाकी एरियाज में भी कंट्रोल अपना क्या करने लगे, एक्सटेंड करने। जैसे अजीत सिंह जो रूलर था जोधपुर का, वो इन्वॉल्व था फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स में मुगल एम्पायर। ये इन्फ्लुएंस किया राजपूत फैमिली के, क्योंकि वो सूबेदारी जो रिच प्रोविंसेस है जैसे गुजरात और मालवा जैसे हैं, इनको भी हम जो है ओवर द टाइम क्या करें, कैप्चर करें, ठीक है। लालच आई ना कि आप इतने रिच प्रोविंस। तो राजा अजीत सिंह जो जोधपुर का था, जो गवर्नरशिप गुजरात की, और स्वाय राजा जय सिंह था अंबर का, जो गवर्नर था मालवा का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं ना, इनको ध्यान से देखना किस तरीके से जो है इसने शेप किया। हम जो फ्यूचर में पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया, तो ये सारी डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो ऑफिसर्स जो रिन्यू किए थे एम्परर जो जहांदार शाह ने 1713 में, दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड, उन्होंने क्या सीज करनी चाहिए इंपीरियल टेरिटरी भी जो नेबरिंग थे, अपने वतन के जो अपनी जो दी गई वतन था ना, मतलब अपनी जागीर थी उसके जो नज़दीक, जैसे नागपुर जो कॉन्कर किया और एनेक्स किया जोधपुर ने, अम्बेर जो सीज किया पोर्शन ऑफ बूंदी ने, स्वाय जय सिंह ने जो फाउंडर है नई कैपिटल का जयपुर का, उसने सूबेदारी आगरा की 1722 में, ठीक है। वही मराठा ने कैंपेन स्टार्ट कर दी राजस्थान में, और इन्होंने सीवियर प्रेशर डाला प्रिंसिपैलिटीज पे और चेक किया इसके फर्दर एक्सपेंशन। तो मराठा जब इन्फ्लुएंस डालने लगे तो ये भी डाल रहे थे, तो एक दूसरे को एक चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट हो गया ना, हुआ क्या नहीं। इस तरह से अब सीजिंग इंडिपेंडेंस, देखो सिख तो ऑर्गेनाइजेशन जो सिख की थी, पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, जो 7th सेंचुरी में, मैंने आपको पूरा बायोडाटा पिछली क्लास में बताया कि हेल्प जो रीजनल स्टेट बिल्डिंग थी पंजाब में, सर्वल बैटल फोर्ट की गुरु गोविंद सिंह ने अगेंस्ट राजपूत के, मुगल्स के, बोथ बिफोर और आफ्टर जो खालसा जब बना 1699। लेकिन आफ्टर द डेथ गुरु गोविंद सिंह के 1708 में खालसा रिवोल्ट रोज इन टू रिवोल्ट, किसके, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। बंदा बहादुर उसकी लीडरशिप में था और डिक्लेयर किया अपने आप को एक स्वर्गन रूलर, और अपनी कॉइन्स जो है गुरु नानक के नाम पे और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे एस्टैब्लिश करने लगा, और एस्टैब्लिश किया अपना ओन एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ, सतलुज से जमुना के बीच में, ठीक है। अब बंदा बहादुर को कैप्चर किया 1715 में मुगल ने और एग्जीक्यूट कर दिया 1716। देखते रहना सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं। जो सिख ऑर्गेनाइजेशन थी देमसेल्फ इनटू ए नंबर ऑफ बैंड्स या जताज थे, जो लेटर जिसमें मिसल्स भी हुए, उन्होंने कंबाइन की अपने फोर्स और एक ग्रैंड आर्मी बनाई जिसे दल खालसा भी कहते हैं। तो द एंटायर बॉडी जो वो मिलती थी अमृतसर में बैसाखी के दिन या दिवाली के दिन, कलेक्ट करती थी, कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, रेजोल्यूशंस पास करते थे, जिसे गुरु मंताज भी कहते हैं। तो एक सिस्टम जिसको रखी, जो इंट्रोड्यूस किया गया, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा कल्टीवेटर्स को, जो पेमेंट कर रहे हैं 20% टैक्सेस पर प्रोड्यूस का अपना पे करेंगे, और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जो ने जिन्हें इंस्पायर किया था खालसा को, बिलीव के देयर डेस्टिनी वाज ट्रू, राज करेगा खालसा, के खालसा की डेस्टिनी है राज कर। अब ये वेल नीड जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इन्होंने एक सक्सेसिव रेजिस्टेंस जो है मुगल गवर्नर को पहले दिया, और अहमद शाह अब्दाली जो जिसने सीज की थी ग्रेट जो रिच प्रोविंस पंजाब की, और सरदार ऑफ सिर हिंद का कहा जाता था फ्रॉम मुगल, तो खालसा ने डिक्लेयर कर दिया स्वर्गन रूल बाई स्ट्राइकिंग अपना कॉइन जनवरी 1765 में। तो सिग्निफिकेंटली जो कॉइन थे जो बोर करते थे, सेम इंस्क्रिप्शन एज द कॉइन ऑर्डर्ड इशूड बाय द खालसा एट द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। तो समझ लेना कि सिख टेरिटरी जो लेट 18th सेंचुरी में थी वो एक्सटेंड करती थी इंडस लेक के जमुना तक, लेकिन वो डिवाइडेड थे डिफरेंट रूलर्स के बीच में। उनको रीग्रुप किया महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है, और जिसने अपनी कैपिटल लाहौर बनाई थी कैप्चर करते 1799 में, ठीक है।
तो ये मैक्सिव कंट्रोल ये भी निकल गया मुगल से। मराठा फिर आए। देखो मराठा ने एस्टेब्लिश किया छत्रपति महाराज ने 1630 में। मराठा किंगडम जो थी एक पावरफुल रीजनल किंगडम थी जो सस्टेन और अपोजिशन जो मुगल रूलर को करती थी, और शिवाजी ने काव किया था एक स्टेबल किंगडम 1630 और 80 के बीच में 50 साल में, ठीक है। और सपोर्ट किया पावरफुल वॉरियर्स को, देशमुख्स को, जो ग्रुप थे हाईली मोबाइल थे, पीजेंट पेस्टोरलिस्ट हैं, प्रोवाइड जो बैकबोन महाराष्ट्र आर्मी के। महाराष्ट्र जो शिवाजी यूज टू चैलेंज फोर्स चैलेंज द मुगल्स इन पेनिनसुला। आफ्टर जो शिवाजी के डेथ के बाद जो इफेक्टिव पावर थी मराठा स्टेट्स की, वो किसके पास आई? चितवन ब्राह्मण्स थे जो सर्व करते थे शिवाजी सक्सेसर को एज पेशवा, एक और प्रिंसिपल मिनिस्टर जिसको बोलते हैं ना। पूना उनकी कैपिटल बन की मराठा किंगडम्स की। तो पेशवा के अंडर मराठा डेवलप हुई एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेस ने बाईपास किया और 45 के बहुत से मुगल बाईपास कर दिया, 45 एरिया जो बहुत सारे मुगल्स के थे, और रेड की सिटी और इंगेज किया बहुत बार मुगल आर्मी के साथ, और सप्लाई लाइन री इन्फोर्समेंट जो है ईजिली डिस्टर्ब कर देते थे। अब देखो बिटवीन जो 1720 और 1761 है ना, मराठा आर्मी ने एक्सपैंड किया और ग्रेजुअली चिप कर दी जो अथॉरिटी थी ना मुगल एम्पायर की, वो ख़त्म ही कर दी ऑलमोस्ट। मालवा गुजरात को सीज करके, है ना, मुगल से 1720 में। 1730 तक तो मराठा किंग ने इवन रिकॉग्नाइज कर दिया कि ओवरलोड है वो इंटायर दक्कन जो उनके कंट्रोल में, वो राइट टू लेवी चौथ और सरदेश मुखी पूरे रीजन से लेते थे, समझे। अब देखना आफ्टर रेडिंग दिल्ली 1737 में इन्होंने दिल्ली रेड किया, और फ्रंटियर ऑफ मराठा जो डोमेन जो एक्सपेंड करता था इनटू राजस्थान और पंजाब इन नॉर्थ, एंड इन बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट। तो ऑलमोस्ट देखो ना, एंड इनटू कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड तेलुगु इन द साउथ, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री फ्रॉम अटक टू कटक कहते हैं ना, अटक से कटक तक। तो देर वॉज नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड, ये फॉर्मली इंक्लूडेड नहीं थे मराठा में, लेकिन वो उनको मजबूर किया जाता था कि वो ट्रिब्यूटरीज पे करें और एक्सेप्ट करें मराठास की सॉवर्निटी, ठीक है। ये एक्सपेंशन जो था ना, इनॉर्मस रिसोर्सेज जो है, और बट इसका प्राइस भी था कि मिलिट्री कैंपेन्स जो मेड अदर रूलर हॉस्टाइल टुवर्ड। अब ये जो मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे बाकी रूलर्स, तो सभी रूलर्स को इन्होंने अपना कहीं ना कहीं दुश्मन बना लिया था। एज ए रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट। कभी मराठा को सपोर्ट इसीलिए इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने अपना दुश्मन खुद को ही बना लिया था। कॉन्स्टेंट कैंपेन्स जो कर रहे थे दूसरे की टेरिटरी में, एंडलेस जो कैंपेन्स थी, मराठा ने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो डेवलप की। वन कॉन्क्वेस्ट हैज कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वाज सिक्योर्ड। रेवेन्यू डिमांड जो है ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुई, लोकल कंडीशंस जो है अकाउंट में ली गई, एग्रीकल्चर को इंकरेज किया, ट्रेड को रिवाइव किया। मराठा चीफ्स जो सरदार थे जैसे शिंदिया ग्वालियर के या गायकवाड़ हैं बड़ौदा के या भोसले नागपुर के, तो रिसोर्सेज और पावरफुल जो है आर्मी जो है इन्होंने खड़ी कर दी। और मराठा कंपेन जो मालवा में 1720 में भी डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी ऑफ द रीजन। उज्जैन को एक्सपैंड किया शिंदे के, इंदौर को होलकर ने एक्सपैंड किया। बाई ऑल अकाउंट ये सिटीज़ जो है लार्ज और प्रोस्पेरस हो गए और फंक्शन करने लगे, एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर बन गए। नए ट्रेड अमर्ज हुए इन एरियाज़ में जो मराठास कंट्रोल करते थे। सिल्क प्रोड्यूस होती थी जो चंदेरी रीजन में, नाउ फाउंड इन न्यू आउटलेट इन पुणे में, मराठा कैपिटल में बिकने लगी। बुरहानपुर जो अर्लियर हैड ए पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, ये नाउ एक्सपेंड हो गई, जो पूना और नागपुर एरिया और साउथ लखनऊ अहमदाबाद ईस्ट तक। तो इस तरीके से मराठाज ने एक बड़ा एम्पायर कार्व आउट किया इस रीजन के बीच में। सरदेश मुखी क्या होता है, मैं उसको देखो। चौथ होती थी 25% जो लैंड रेवेन्यू क्लेम किया जाता था जमींदार के द्वारा दक्कन में, ये कलेक्ट किया जाता था मराठास के द्वारा। 25% जो ज़मीन से रेवेन्यू, इसके ऊपर एडिशनल सरदेश मुखी होती थी 9 से 10% लैंड रेवेन्यू जो पेड, जो किसको दिया था, हेड ऑफ दी जो रेवेन्यू कलेक्टर था दक्कन, उसको पे की जाती सरदेश मुखी, जो एट द एंड मराठास के हिस्से में जाती थी। हमने मराठास पढ़ा, सिख पढ़ा, अब जाट की तरफ। लाइक अदर स्टेट जो जाट ने भी एक कंसोलिडेट की अपनी पावर लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, ठीक है। अंडर दिस लीडर चुरुमन ने इसने एक्वायर की टेरिटरीज कहाँ, जो वेस्ट ऑफ दिल्ली के वेस्ट में। बाई 1680 दे बिगेन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन टू इंपीरियल सिटी, दिल्ली और आगरा के बीच का एरिया। फॉर ए वाइल, कुछ वक्त के लिए वो एक वर्चुअल कंसोलिडेटर बन गए थे पूरे आगरा सिटी का। जाट्स जो थे ना एक एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब खेती बाड़ी करने वाले थे, और टाउन जैसे पानीपत या बलमगढ़ वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे इन एरिया के, जो डोमिनेट करते थे वो लोग। सूरजमल जो किंगडम, भरतपुर की किंगडम एमर्ज हुई इसके अंडर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया और अटैक किया और दिल्ली को लूटा, तो मेनी जो सिटी नोबल्स थे वो उन्होंने यहीं जाट्स के यहाँ ही रेफ्यूज लिया था, छुपे थे। जैसे जौहर शाह, उसके बाद 30,000 अपने सिपाही थे और हायर किए हुए थे, और 20,000 मराठास और 15,000 सिख ट्रूप मुगल्स से फाइट करने के लिए।
वाइल द जो भरतपुर का फोर्ट है वो बिल्ट फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल में, द डग ऑफ जाट बिल्ट ऑन एलोबरेटेड गार्डन प्लेसेस कंबाइनिंग द स्टाइल ऑफ अंबर और आगरा के इन्फ्लुएंस तो होता है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है रिलेटिवली बाकी एरियाज का भी होता है ना। ये बिल्डिंग्स जो हैं वो मॉडल और आर्किटेक्चरल फॉर्म जो है वो एसोसिएट कहीं से कहीं रॉयल्टी के साथ होती हैं, जैसे वो शाहजहां की है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ है कार्व्स कैसे जो है सबसे पहले हमने कहा कैसे मुगल का डिमाइस हुआ, ठीक है, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव्स जो खामियां थी, फिर हमने कैसे देखा कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे निकल के आई, अवध जैसे हैदराबाद, फिर हमने देखा सिख का जो है राइज, फिर बाद में रंजीत सिंह का कंसोलिडेशन, और रंजीत सिंह को बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे मिसल्स में वो लोग थे, सरदेश मुखी क्या होता है, ये चीज़ें। फिर हमने पढ़ा मराठास का जो राइज इन पावर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो है आज इसमें कंसोलिडेट कर दी, और ये बुक जो है इसी के साथ यहाँ पे फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसके सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है 6th और 7th की तो होगी, अब 8th की NCERT स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, मिलेंगे बाद में, गुड बाय।